चलिए ब्रीफ में आप लोगों को बता दी थी मैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में जब ब्रॉड में क्लासिफाई करी थी, हाँ क्लास स्टार्ट करते हैं चलिए, ठीक है। इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो आगे देखते रहेंगे बस। चलो, जो सर्वे बेसिक है आपका, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इसका दो है, एक आपका प्लेन सर्वे और सेकंड आपका ज्योमेट्रिक सर्वे, ठीक है। जब हम प्लेन सर्वे की बात करते हैं तो इसमें हम जो अर्थ का शेप है, अर्थ का शेप जनरली कैसा होता है, जो आपका अर्थ का शेप है, बहुत बार आपसे कभी कभार छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है, शेप ऑफ अर्थ क्या होता है, शेप ऑफ अर्थ जनरली शेप ऑफ अर्थ क्या होता है, जितेंद्र स्पैरोडल, स्फेरिकल, हाँ स्फेरिकल भी बोल सकते हैं। शेप ऑफ अर्थ मैं यहाँ लिख देती हूँ, शेप ऑफ अर्थ ऑब्लेट स्फेरॉइड। देखिए आपका अर्थ बहुत है, हाँ कहीं कहीं उसको हम एलिप्स भी, इलिप्टिकल भी बोलते हैं, स्फेरिकल भी बोलते हैं, ठीक है, स्फीयर भी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक, अगर हम टेक्निकल टर्म यूज करें तो उसको ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं। हाँ स्फेरो ऑब्लेट वो भी ठीक है सानू, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैंने जब आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जब हम प्लेन सर्वे की बात करते हैं तो हम शेप ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं करते हैं, ज्योमेट्रिक सर्वे में हम शेप ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो, इसमें आपको मैं एक और चीज, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे एक वैल्यू होता है देखो, ये तो हो गया कि जब हम कब बोलेंगे प्लेन सर्वे और कब बोलेंगे ज्योमेट्रिक सर्वे, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप, जब आप प्लेन सर्वे कंसिडर कर रहे हैं तो अगर आपकी एरिया जिसमें आप सर्वे कर रहे हैं, अगर वो एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर छोटा है, तब हम उसको प्लेन सर्वे कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर एरिया आपकी क्या हो, बराबर हो या फिर छोटी हो किससे, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से, इफ द एरिया इज इक्वल टू और लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, देन वी कंसिडर, मतलब जो उस सर्वे को पूरा करेगा एज अ प्लेन सर्वे। एंड इफ द एरिया इज ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज कंसिडर्ड एज ज्योमेट्रिक सर्वे। क्लियर। अगर आपका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर छोटा है, उसके बराबर है, तो उसमें जो भी आप सर्वे कर रहे हैं उसको आप प्लेन सर्वे कंसिडर करके पूरा आप अपना सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो उसको आप जियोमेट्रिक सर्वे कंसिडर करके आगे पूरा अपना सर्वे वर्क करते हैं, ठीक है। ये बात करता है जब आप स्फेरिकल ट्रायंगल की, एक होता है, आप जो हम देखो, सबसे आसान तरीका होता है पूरा सर्वे करने का कि आप उसको बेसिक जो फिगर होता है उसको पूरे एरिया को ट्रायंगल्स में बांट दो। सबसे अच्छा तरीका होता है कि पूरे एरिया को ना आप छोटे ट्रायंगल्स में आकर दो, बांट दो। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लेन सर्वे की, जैसे आपका एक आया प्लेन सर्वे और इधर आपका है जियोटेक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। तो जैसे मैं प्लेन सर्वे में बोले कि हम लोग क्या कर रहे हैं,
पूरा अपना जो अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मान रहे हैं कि स्ट्रेट स्ट्रेट है। तो इसमें जब हम लोग मान लो कोई ये फील्ड है, कोई आपका फील्ड है, इसमें जब सर्वे कर रहे हैं और ये ज्योटिक सर्वे में यहाँ फील्ड है आपका ये, ठीक है, हमारा फील्ड है। तो इसमें जब मैं प्लेन सर्वे की बात करूंगी तो जो मैं ट्राइंग सबसे आसान तरीका होता है किसी का एरिया निकालना या सर्वे करना, तो पूरे अपने एरिया को छोटे ट्राइंगल्स में बांट दो आप, ठीक है, छोटे ट्राइंगल्स में आपने बांट दिया, मान लो कि आपने ट्राइंगल में बांट, आपने सब क्या माना ऐसा, ये प्लेन, ये आपके जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं स्ट्रेट लाइंस बन रहे हैं, तो इसको आप प्लेन बोलेंगे। ये आपने ऐसे करके पूरे एरिया को अपने सुटेबल ट्रायंगल्स में ऐसे करके बांट दिया आपने, जहां बन रहा हो नहीं बन रहा। और इस वाले में ज्योटिक में हम अर्थ के जो कर्वेचर जो शेप है, कर्व शेप, उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें जो ट्रायंगल बनेगा ना आपका, वो थोड़ा ऐसा बनेगा, स्फेरिकल शेप का, थोड़ा थोड़ा कर्वेचर ऐसा बनेगा इसमें ट्रायंगल, ऐसा। थोड़ा डायग्राम मैनेज कर लेना। हाँ, मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है ना। इसमें देखो जो ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं पूरे एकदम स्ट्रेट बन रहे हैं। इसमें हम ट्राइंगल से कैसे हैं, सारे स्ट्रेट आपको दिख रहा होगा। और इसमें क्या दिख रहा होगा, हल्का आपको स्फेरिकल दिख रहा होगा, स्फेरिकल, ठीक है, दिख रहा है ना। तो हमको ये पता है कि जो आपकी ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल होती है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, जो आपका ट्राइंगल होता है इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है। सामने और एक बार, हाँ, 180 होता है, निश्चित का आंसर आ गया 150, 360, 90। वही देखो, the sum of triangle, the sum of all the angles of triangle कितना होता है 180, ठीक है। अब वो 180, अब हमारे पास बहुत टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं ना, आइसोसेलेस होता है, इक्विलैटरल होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। कोई से भी आप ट्रायंगल लो, उनका जो तीनों एंगल का सम होता है, अगर मैं इसको एंगल ए बोल रही हूँ, इसको एंगल बी बोल रही हूँ, इसको एंगल सी बोल रही हूँ, अगर ये ए बी सी है, इसका एंगल ए है, ये बी है, सी है, तीनों को आप जब ऐड करते हो, वन मिस्टेक, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं शशांक, ठीक है, चलिए। अगर आप इन तीनों को सम करते हैं तो आपको 180 मिलता है, ठीक है। ये हमारा बात चल रहा है प्लेन ट्रायंगल का। लेकिन जब आप स्फेरिकल ट्रायंगल की बात करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक सर्वे में हम कुछ भी प्लेन प्लेन नहीं मानते हैं, इसमें हम कर्व लेके जाते हैं, क्योंकि आपका अर्थ कैसा है, कर्व शेप का है, तो हमारा ट्रायंगल ही बनेगा, कर्व बनेगा, हल्का सा वैसा कर्व बनता है, ऐसा कुछ ऐसा बनता है, ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बताओ, इसके एंगल का सम कितना होगा फिर। ये आपका स्फेरिकल ट्रायंगल है, ये हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल है, ये हम कंसीडर करते हैं आपके ज्योमेट्रिक सर्वे में। इन ज्योमेट्रिक सर्वे द ट्रायंगल विच वी गेट इज स्फेरिकल, ठीक है। आपको प्लेन सर्वे में जो ट्रायंगल मिलता है वो मिलता है प्लेन ट्रायंगल, जिसका सम आपका 180 होता है। लेकिन जो आपकी ये ज्योमेट्रिक सर्वे, इसमें जो आपको ट्रायंगल मिलता है, ये मिलता है आपको स्फेरिकल। तो इसमें एंगल का सम कितना होगा, सेम 180, इसका भी 180 नहीं। हाँ, बस यही याद रखना है हमको कि स्फेरिकल ट्रायंगल का जो सम होता है ना, ये तीनों एंगल का सम, ये ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री, 180 नहीं होता, ग्रेटर देन 180 डिग्री। जो भी आपके स्फेरिकल ट्रायंगल होते हैं, इनका जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है, और इसको 540 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एक और लाइन है, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 540 डिग्री, याद रखेंगे, मोर देन 180, हाँ, ठीक है। जो आपका प्लेन ट्रायंगल होता है, इनके तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है।
लेकिन जो आपका जब हम ज्योमेट्रिक सर्वे कंसिडर करते हैं तो उसमें जो हमको ट्रायंगल मिलता है वो कैसा मिलेगा आपको, तो वो स्फेरिकल ट्रायंगल मिलता है। इसमें जो तीनों एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। और उसको 540 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम पूछ लेता है एंगल बिटवीन टू एंगल, हाँ ठीक है। तो ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये पहले तो पूछता था, लेकिन अभी तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हट गया तो पता नहीं, फिर भी एक बेसिक पता होना चाहिए। कोई ट्रायंगुलर अगर आप लोगों के टॉपिक में है तो वहां भी काम आएगा ये। और एक और होता है वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल एक और होता है, इसी में प्लेन ट्रायंगल में ही बनता है वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच नो एंगल इज लेस देन 30 डिग्री एंड ग्रेटर देन 120 डिग्री, तो ऐसे ट्रायंगल को आप क्या बोलते हैं, वेल कंडीशनड ट्रायंगल बोलते हैं। इस वाली प्रॉपर्टी को मैं लिख देती हूँ। अच्छा सानू, जो आप पूछ रहे हैं ना, देखो ठीक है, वो आप जो बोल रहे हो ना कि मान लो ये दो लाइन स्ट्रेट है तो इसको आप एंगल बोल रहे हो, तो लेकिन ये भी तो अगर हम बोले तो इसका भी तो हम एंगल निकाल सकते हैं ना ये। अच्छा हाइड करो तुम, ओके। चलो एक टॉपिक इसमें वेल कंडीशन ट्रायंगल, एक प्रॉपर्टी और होती है उसको मैं यहाँ कहीं पे लिख देती हूँ, वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल यहाँ कहाँ लिख दूँ, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, वेल कंडीशनड ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए क्या है, वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए, तो ऐसा ट्रायंगल, यहाँ लिख देते हैं इसमें, अ ट्रायंगल इन विच a triangle in which no angle is in which no angle is less than 30 degree, less than 30 degree and greater than 120 degree and greater than 120 degree, ठीक है, इज नोन एज वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेल कंडीशन ट्रायंगल आप कब बोलेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल आपका 30 डिग्री से कम नहीं होगा और 120 से ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे ट्रायंगल जो भी बनेगा उसको आप बोलेंगे वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये थोड़ा सा हो गया प्लेन सर्वे और ज्योमेट्रिक सर्वे किसको बोलते हैं। बाकी अगर हम सर्वे को क्लासिफाई करते हैं ना, तो उसको क्लासिफाई करने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही बताई थी, प्रीवियस क्लास में जब हम डिस्कस किए थे इस टॉपिक को, तो जैसे कि फील्ड सर्वे आ गया, तो फील्ड सर्वे के अंदर लैंड सर्वे, उसके अंदर फिर बहुत सारे टाइप है कि टोपोग्राफी सर्वे, आपका मैरीन सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो उतना अभी मैं इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं बता रही हूँ अभी, ठीक है। चलो, बाकी अगर जो हम लोग लीनियर मेजरमेंट पढ़ते हैं, इसके बाद देखो इंटर का बेसिक आता है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है कि आपको दो पॉइंट के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं। अब लीनियर मेजरमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पेसिंग हो गया, पेडोमीटर हो गया, पैसोमीटर हो गया, ठीक है। आपका एक होता है ओडोमीटर भी होता है इसमें, ओडोमीटर जो एक जन कोई पूछा था ना मेरे से कि गाड़ी में लगा होता है करके,
प्रीवियस क्लास में। इसमें एक होता है ओडोमीटर, ठीक है, और एक होता है आपका चेनिंग, एक होता है आपका चेनिंग। तो चेनिंग के अंदर आप चेन और टेप दोनों यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपसे सबसे जो अच्छा तरीका होता है या एक्यूरेट जो मेथड है इन सब में से, जो भी हमें लिखा ना, पेसिंग, पेडोमीटर, पैसोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, तो इनमें जो बेस्ट या फिर एक्यूरेट तरीका होता है आपकी लीनियर मेजरमेंट को करने का, वो होता है आपका चेनिंग से। चेनिंग में हम लोग चेन भी यूज करते हैं, टेप भी यूज करते हैं। चेन आप ऑर्डिनरी प्रिसीजन से अगर काम करना होता है तो वी यूज चेन, एंड इफ वी हैव टू वर्क एज इन अ हायर प्रिसीजन देन वी यूज टेप, ठीक है। और टेप में भी बहुत सारे टेप है आपके पास, बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इनवार टेप, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है बहुत कम होता है। मतलब जो आपका टेप कभी इलोंगेट हो जाए, कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो आपको इस इनवार टेप में प्रॉब्लम नहीं मिलता। इसलिए हम लोग टेप में भी इनवार टेप को इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को किसी दो पॉइंट के बीच का लीनियर मेजरमेंट या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो देखो पेसिंग तो मैंने बताया था आपको, जो आप एक कदम चलते हैं, ठीक है, तो एक कदम जब चलते हैं तो कितना आपका डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पेसिंग। अगर मैं इसको डेफिनेशन टर्म पे बोलूं तो अ लेंथ ऑफ पेस मींस जो एक नेचुरल जो भी इंसान है जो इतना एक स्टेप लेता है उसको आप एक पेस बोलते हैं, तो उसी से एक वर्ड आ गया पेसिंग। जो आपका पैसोमीटर होता है, तो ये ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हम लोग के ना ऐसे पैर में लगा देंगे, ठीक है। आपको ये काउंट नहीं करना पड़े कि आप कितना स्टेप चल रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली जितना आप कदम चलेंगे तो वो जो ये जो आपका जो पैसोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलकुलेट कर ले कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स कितना चल रहे हैं। तो आपको एक स्टेप का लेंथ पता होगा, आप वहां से कर लेंगे पूरा लेंथ वो कैलकुलेट कर लेंगे। सेम आपका जो पेडोमीटर भी है वो क्या करता है, वो एक वॉच टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ना कितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो कैलकुलेट कर लेता है, ठीक। ओडोमीटर क्या करता है, कितना आप जो आपका ओडोमीटर आपका गाड़ी में लगा होता है, कितना आपका चक्का घूमा, ठीक है, उसको वो कैलकुलेट कर लेता है। और एक जब चक्का घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो अगर हमको पता चल जाए, और नंबर ऑफ आपको कितना व्हील आपका घूमा है वो पता चल जाए, तो आप भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़े हमारे पास इनडायरेक्ट तरीके हैं, या फिर बोलो कि थोड़े ऐसे तरीके। अगर हमारे पास चेन या टेप नहीं है, अगर आपके पास पेसिंग पेसिंग का भी यूज कर सकते हैं, पेडोमीटर, पैसोमीटर, ओडोमीटर, हम लोग दो पॉइंट के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लीनियर मेजरमेंट बेसिक हम लोग यूज करते हैं वो आपका है चेनिंग। चेनिंग में भी चेन और टेप, ठीक। चलो, तो ये हो गया बेसिक आपका चेन सर्वे के बारे में। बाकी अगर थोड़ा सा अगर हम चेनिंग का अगर इंस्ट्रूमेंट देखें, कि जब हम इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेनिंग, जब आप चेन का इस्तेमाल करते हैं या चेनिंग करते हैं तो आपको क्या क्या मतलब, चेनिंग में आपका चेन टेप दोनों आ जाएगा ना। तो जब आप दो आपको पॉइंट के बीच का अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं इसके अंदर भी, तो बस नाम देखेंगे, उसके अंदर डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। जो सबसे पहला आपको मिलेगा, या तो आप यूज करेंगे चेन, या तो आप यूज करेंगे टेप, ठीक है। दूसरा जो आप यूज करते हैं वो होता है आपका एरो। कॉलेज में अगर ये आप चेन का इस्तेमाल किए होंगे चेनिंग करने के लिए तो आप लोग पता होगा कि एरो क्या होता है, ठीक है। एरो, इसके हम यूज करते हैं पेग्स। इसमें और यूज करते हैं हम रेंजिंग रोड्स, रेंजिंग रोड, रेंजिंग रॉड, ठीक है। प्लम बॉब, इसके अलावा हमारे पास ऑफसेट रॉड, प्लास्टर लेथ, वाइट्स वगैरह भी होते हैं। बेसिक इतने से हमारा काम चल जाता है। अगर आपके पास चेन हो या टेप हो, एरो चाहिए आपको, पैक्स चाहिए, रेंजिंग रॉड चाहिए, प्लम बॉब। तो चेनिंग करने के लिए आप इतने बेसिक इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास रहे तो आप इजीली अपना लीनियर मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। चलो, अब इसमें भी हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स जो अवेलेबल हैं, अगर मैं इसमें चेन में जाऊं, ठीक है, इसमें भी अगर हम चेन में आए
चेन में आए तो आपके पास पहला होता है मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन, ठीक है। फिर होता है आपके पास सर्वेयर चेन। सर्वेयर चेन, गंटर्स चेन भी बोलते हैं इसको, गंटर्स चेन। सबका लेंथ आप लोग बताएंगे मेरे को अभी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंजीनियर्स चेन। इंजीनियर्स चेन। नेक्स्ट है रेवेन्यू चेन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, रेवेन्यू चेन, ठीक है। तो एक जब हम चेन भी जाए तो मैट्रिक चेन, सर्वेयर चेन जो गंटर्स चेन भी बोलते हैं, इंजीनियर्स चेन और रेवेन्यू चेन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन हो गए। अब इनका लेंथ, फिक्स लेंथ होता है, वो आप लोगों को पता होगा वैसे तो। मैट्रिक चेन जनरली कौन कौन से लेंथ का अवेलेबल होता है? मैट्रिक चेन 20-30, हाँ 5, 10, 20, 30 सबका होता है, ठीक है। जनरली अगर हम देखें मार्केट में तो आपको कौन सा कलर से कर दूं उसको, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। 5, 10, 20, 30 इजीली अवेलेबल था, ठीक है। ये कलर नहीं दिखेगा क्या? ग्रीन ले लेते हैं, चलो। अच्छा, गंटर्स चेन 66 लेंथ 100 फीट, चलिए ठीक है। हाँ पहले लेंथ बताना, उसके बाद लिंक बताना कितना लिंक्स होता है। देखो जो चेन होता है जनरली थोड़ा इस टाइप का, जिन लोग क्लास मतलब कि कॉलेज वगैरह में देखे होंगे उनके लिए तो ठीक है। थोड़ा कुछ मैं बना के देखती हूँ इससे डायग्राम। कुछ इस टाइप का होता है एक लिंक, ऐसा लिंक लिंक क्योंकि एक लंबा लेंथ रहेगा तो उसको कैसे फोल्ड करोगे ना, तो ऐसा ऐसे एक होता है। तो जो ये लिंक बात कर रहे हैं ना इसी को बोल रहे हैं, ऐसा टाइप का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक को आप एक लिंक बोलते हैं, ये लिंक, ठीक है। एक ये आपका एक लिंक कहलाता है, ठीक। तो इसका हमको लेंथ और लिंक दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मैट्रिक चेन होती है आपके जनरली 20 मीटर, 30 मीटर की अवेलेबल होती है। सर्वेयर चेन का बताओ लेंथ। चलो उधर आते जा रहा है आंसर। रेवेन्यू 33 फीट, इंजीनियर 100 फीट, गंडर 66 फीट। चलो वेरी गुड, है ना, सबको पता है, चलिए अच्छी बात है। जो सर्वेयर चेन जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सर्वेयर चेन है जो गंटर्स चेन होता है, इसका होता है आपका लेंथ होता है इसका 66 फीट होता है, ठीक है। जो इंजीनियर चेन होता है आपकी 100 फीट की होती है। जो आपका रेवेन्यू चेन होता है 33 फीट का होता है, ठीक है। जो इसका अगर लिंक बोलूं तो इसमें होता है आपका 100 लिंक्स, इसमें भी होती है आपकी 100 लिंक्स। और जो रेवेन्यू चेन होता है आपका इसमें होता है 16 लिंक्स। क्लियर है। और जो ये है आपका 20 मीटर और 30 मीटर, तो 20 मीटर वाले में होता है आपका 100 लिंक, और जो 30 मीटर वाला जो होता है इसमें होता है आपका 150 लिंक, 150 लिंक। क्लियर है। हाँ अनित 16, सबको नहीं पता होता है। हाँ कोई बात नहीं, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, अब पता चल गया, ठीक है। अब याद रहेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो
तो बाकी एरो पैक्स रेंजिंग ओनली 2 मीटर 3 मीटर लेंथ का होता है, ठीक है। जैसे आपको बहुत लंबा, आपकी चेन का तो एक फिक्स लेंथ है, तो चेन का तो आपका फिक्स लेंथ है ना, 20 मीटर का होगा या 30 मीटर का होगा या 66 फीट का ही होगा, लेकिन आपको लेंथ तो बहुत लंबा लेंथ में काम करना है ना। तो आपका मान लो कि आपको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक में काम करना है, ये आपका ए से बी कोई डिस्टेंस है, आपको मिल गया है कि आपको ये सर्वे करना है, ठीक है, इसका आपको लीनियर मेजरमेंट करना है। तो मान लो आपका 20 मीटर यहीं पे खत्म हो गया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है पूरा, आपको तो बहुत बार चेन बिछाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ना ए से बी आपको स्ट्रेट लाइन मिले, उसके लिए हम लोग रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं। आप बीच बीच में रेंजिंग रॉड लगाते हैं ताकि आपका ये सारा पॉइंट कैसा रहे, स्ट्रेट मिल जाए आपको। उसके फिर आप एक चेन लगाए, तो एक चेन जहां पे खत्म होता है वहां पे एरो लगाते हैं, ऐसा करके एरो। फिर एक चेन खत्म हुआ, यहाँ से उठाए, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे एक आपको एरो लगाते हैं। कितना एरो आपको एक चेन के साथ जनरली 10 एरो मिलता है जब फील्ड में काम करते हैं। एक लिंक का लेंथ आप निकाल सकते हैं ना, यही देखिए, जैसे आपका इसमें 20 मीटर वाले में 100 लिंक है। जैसे देखो 150 है, तो 150 को डिवाइड करो 30 से। उल्टा बोल दी क्या? 30 को डिवाइड, 30 मीटर का आपका चेन, आपका मान लो 30 मीटर का अगर आपका ये चेन है, आप उसको 150 से डिवाइड करो तो आपको एक लिंक का लेंथ मिल जाएगा। जैसे मान लो आपको, जैसे मान लो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन बनता था ऐसा भी, कि एक लिंक का लेंथ आपको बोल देगा कि आपका 30 मीटर का आपके पास चेन है, तो उसका एक लिंक का लेंथ कितना होगा। तो देखो आपको अगर 30 मीटर का निकालना है तो 30 डिवाइड कर दीजिए 150 से, कितना आ जाएगा ये, 0.2 कुछ आ जाएगा ये, तो 0.2 मीटर आपके एक लिंक का लेंथ। 20 का निकाल लो, 20 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा ये भी आ जाएगा 0.2 मीटर। ऐसे आप इसके भी निकाल सकते हैं, ये फिट में आ जाएगा, इसको आप मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो जिसका भी निकालना है आप निकाल सकते हैं ऐसे करके। देखो 30 मीटर वाले के मैं निकालती हूँ, 0.2 मीटर आएगा। 20 मीटर वाले के भी जो लिंक, एक लिंक का लेंथ 0.2 मीटर आएगा। आप ऐसे ही सर्वेयर चेन, इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन, किसी का फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ 0.2। क्लियर है? चलो, तो ये बेसिक थोड़ा सा हम लोग, आपका इंट्रो और आपका जो लीनियर मेजरमेंट जो हम लोग को चेन सर्वे पढ़ना था, ठीक है, वो देख लिए। इसमें ना और भी आता है, मतलब चेन सर्वे में हम लोग को ना बेसिक जो इसका गेट में जनरली आपके क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को ज्यादा ध्यान देता है वो। तो इसमें बनता था न्यूमेरिकल पोर्शन आपका करेक्शन वाले के क्वेश्चन का, ठीक है, कि करेक्ट इनकरेक्ट आपका लेंथ हो गया, आपका सैक करेक्शन, पुल करेक्शन, ठीक है, तो ये सारे करेक्शन के बनते थे क्वेश्चन। अगर वो ना आता होगा तो मैं वो सभी टॉपिक कवर कर दूंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो हमको मेन स्टार्ट करना है, लेवल्स एंड लेवलिंग, वो थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। इतना तो में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? लेवल्स एंड लेवलिंग स्टार्ट करते हैं इसके बाद।
हाँ अभी तो अभी, हाँ हाँ आशीष बेसिक ही था। ठीक है। इनकेस आपको कहीं भी आते हैं, हाँ वो अगर क्वेश्चन आता है ना तो मैं वो कवर कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहीं से न्यूमेरिकल बनता है, वो अच्छा टॉपिक भी रहा है। ठीक है। चलो। लेवल्स एंड लेवलिंग। चलिए, जो बेसिक हमको यहाँ से मेन स्टार्ट करना है, लेवलिंग। ठीक है। हाँ प्रीवियस क्लास में ना मैं कंटेंट में अपलोड कर दूंगी कुमार, ठीक है, वो दिखा, उसमें वैसे भी थोड़ा सा ही हुआ था, वो मैं डाल दूंगी। हाँ ठीक है प्रभांशु। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लेवलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवलिंग होता क्या है, ठीक है, अगर इसका हम बेसिक डेफिनेशन बोले कि लेवलिंग है क्या, उसको पहले मैं लिख लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को। इसको अगर एक लाइन में अगर हम समझना चाहें तो थोड़ा थोड़ा ही लिखूंगी मैं। लेवलिंग इज अ ब्रांच, लेवलिंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज, जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका, टू फाइंड द एलिवेशन, क्या है, टू फाइंड द एलिवेशन of the given point, of the given point, of the given point with respect to a, with respect to a given or assumed datum। ठीक है। तो लेवलिंग क्या है, सर्वेइंग का एक ब्रांच है जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन और एज्यूम डेटम। मतलब कोई एक डेटम आप एज्यूम कर लोगे, या तो आप एज्यूम करोगे या तो आपको गिवन रहेगा, उससे किसी भी पॉइंट तक का एलिवेशन फाइंड आउट करना। ठीक है। अगर मैं थोड़ा डायग्राम बना के बताऊं, तो मान लीजिए ये कोई जगह है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जिसका आपको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये। ठीक है। ये यहाँ तक का डिस्टेंस, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ का आपको क्या चाहिए, इस ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इसी को आप एलिवेशन बोल रहे हैं। ये जो आप फाइंड आउट करते हैं इसी को हम लेवलिंग करना बोलते हैं। लेवलिंग करके हम लोग यही डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको डेटम नहीं पता है तो आप एज्यूम कर लेंगे, और आपको पता है तो अच्छी बात है। कभी कभार हमको गिवन रहता है, कभी कभार हम लोग एज्यूम करते हैं। अब ये डेटम क्या होता है, हम किसको मानते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो बस लेवलिंग का एक बेसिक अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो क्या है, किसी भी एक एज्यूम या फिर गिवन डेटम से किसी भी पॉइंट तक का एलिवेशन को फाइंड आउट करना, ये लेवलिंग है। ठीक है। लेवलिंग का बेसिक पर्पस क्या है, टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट करना। ठीक। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या है, टू स्टैब्लिश पॉइंट, टू स्टैब्लिश, टू स्टैब्लिश्ड पॉइंट, हाँ रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं। ठीक है। टू स्टैब्लिश पॉइंट, किसी गिवन एलिवेशन पे पॉइंट को स्टैब्लिश करना, एट अ गिवन एलिवेशन, एट अ गिवन, उसी को वाइसा वर्सा कर दिया है बस, एट अ गिवन एलिवेशन। ठीक है।
और एट डिफरेंट एलिवेशन, मतलब कि कोई आपको एक एलिवेशन गिवन है, चाहे वो कोई डिफरेंट एलिवेशन हो, वहां पे पॉइंट को एस्टैब्लिश करना या फिर किसी पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट करना, मतलब दोनों काम कर सकते हैं लेवलिंग में। हाँ, नॉन आरएल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बेसिक बात करें तो जो लेवलिंग होता है वो डील करता है मेजरमेंट इन अ वर्टिकल प्लेन। अगर मैं एक स्टार पॉइंट में लिख दूं कि लेवलिंग बेसिकली करता है, किससे डील करता है, देखो एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक होता है वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर हम हॉरिजॉन्टल में काम करें तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, और अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल की बात करें तो आपका वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लेवलिंग होता है ना पूरा वर्टिकल प्लेन, जैसे कि आपका जो कंपास सर्वे होता है वो पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करता है। लीनियर मेजरमेंट में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम करते हैं, लेकिन जब हम लेवलिंग की बात करते हैं तो ये वर्टिकल प्लेन में काम करता है, ठीक है। इसमें अगर मैं एक पॉइंट लिख दूं कि लेवलिंग डील्स विथ with measurement in a vertical plane, with measurement in a vertical plane, वर्टिकल प्लेन में काम करता है, ठीक है। हाँ, ठीक। तो ये बेसिक हमारा लेवलिंग के बारे में हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि आपका रिड्यूस्ड लेवल जिसको आप आरएल बोल रहे हैं, कि आरएल क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें आपका बेंच मार्क आ जाएगा कि बेंच मार्क क्या होता है, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ पे किसी ने एक जगह बोला था आरएल, तो अगर मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करती हूँ, तो सबसे पहले हमारा आता है, मान लीजिए रिड्यूस्ड लेवल, रिड्यूस्ड लेवल जिसको आप आरएल बोलते हो, ठीक है। तो देखो आरएल किसको बोलते हैं, आरएल किसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट, एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट, एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। अबे मीन सी लेवल क्या होता है बताऊंगी मैं आपको, मीन सी लेवल, और जिसको पता है बता दो मीन सी लेवल। अभी इंडिया जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो मीन सी लेवल किस पॉइंट को अपना एज्यूम करता है, मीन सी लेवल, कराची, तनिष्क कराची था लेकिन वो पहले था, अभी मुंबई हाई हो गया है, ठीक है। कराची था, है ना, कराची था लेकिन वो पहले था। चलिए, तो आरएल क्या होता है, सबसे पहले अगर हम आरएल को देख लें, हाँ समुद्र तल से ऊंचाई, चल देखो, रिड्यूस लेवल, तो एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से किसी भी एक का एलिवेशन, किसी पॉइंट तक का एलिवेशन, उसको आप बोलते हैं आरएल, रिड्यूस्ड लेवल, ठीक है। जो आपकी एमएसएल होती है जनरली आप देखे होगे कि आपके मान लो रेलवे स्टेशन पे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या फिर कहीं का पुराना पोस्ट ऑफिस है, तो वहां पे लिखा होता है कि समुद्र तल से, वो जो बोल रहे हैं ना समुद्र तल, मीन सी लेवल से इतने ऊंचाई पे ये पॉइंट है, तो आप उसी के रेफरेंस को लेके बाकी पूरा अपना सर्वे का काम करते हैं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो आरएल क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। अब ये एमएसएल आप कहाँ पे लिखा होता है, जनरली रिटर्न रिटर्न रहता है आपका
रिटर्न इन रेलवे स्टेशन, जनरली आपको रेलवे स्टेशन दिखा मिलेगा, ये लिखा हुआ रेलवे स्टेशन। मिलिट्री की जो बेस होती है, मिलिट्री की जो बेस होती है वहां पे लिखा होता है ये। कोई अगर बड़ी बिल्डिंग होती है, कहीं का रेस्ट हाउस होता है, ठीक है, तो वहां मिल जाएगा आपको। मेजर बिल्डिंग्स में भी लिखे होते हैं ये, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में मिलेगा आपको, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में, हिस्टोरिकल बिल्डिंग में। हाँ रेलवे स्टेशन, हाँ ठीक है। जो ये इसका रेफरेंस भी लेती हूँ मैं इनिशियली ना, जो कराची किसी किसी का आंसर, हाँ बिग पोस्ट ऑफिस भी होता है। हाँ बिग पोस्ट ऑफिस में भी आपको मिलता है एक, अगर पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। अगर इसका हम जो रेफरेंस लेते हैं ना, इनिशियली स्टार्टिंग में था ये जो पॉइंट किसी ने बोला था ना, इनिशियली, इनिशियली एमएसएल रेफरेंस, एमएसएल रेफरेंस वाज इन कराची, वाज इन, याद रखेंगे, कराची। ठीक है, कराची। लेकिन बट नाउ, बट नाउ MSL reference is in मुंबई हाई, ठीक है। जो सर्वे ऑफ इंडिया है हमारी, जो भी डेटा वगैरह है, आजकल सब कुछ यहाँ से लेती है, ठीक है, ये रेफरेंस। हाँ, तो वही जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं ना उसमें वो लोग मार्क कर देते हैं, ताकि इन केस अगर आपको कोई भी सर्वे करना है, कुछ भी काम करना है, टोपो शीट बनाना है, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट तो लोगे ना काम करने के लिए। तो अगर नहीं पता होता, जनरल हम मानते थे क्या, कभी कभार भी देखे होगे आप, अगर हम सर्वे हम लोग को जब कॉलेज में करने को मिलता था, तो बोलते कि हाँ रेफरेंस ले लीजिए आप, 100 का मान लो बेंच मार्क, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दो। तो हम लोग कहीं जब पता नहीं होता है, हम लोग तो 100 मान लेते हैं और 100 का अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जहां हमको पता होता है कि इसका, ये आपका यहाँ का बेंचमार्क, यहाँ का डेटम ये है बोल के, यहाँ की एमएसएस इसकी हाइट आरएल ये है, तो उसका उसको रेफरेंस मान के हम पूरा आया काम करते हैं, ठीक है। और नहीं पता होता है तो एक एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी डेटा मान लो आपने 100 मान लिया और अपना काम आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आरएल होता। अब देखो, एक होता है आपका, इसी में टर्म आता है आरएल में, एक होता है बेंचमार्क, बेंचमार्क, इसी में एक होता है आपके पास बेंचमार्क, ठीक है, इसको बीएम बोलते हैं शॉर्ट में, बेंचमार्क। चलो, तो अब ये क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड लोकेशन। अब ये क्या होता है आपका, इट इज अ, इट इज अ फिक्स्ड, हाँ, इट इज अ फिक्स्ड लोकेशन, जिसका आपको पता रहे, इट इज अ फिक्स्ड लोकेशन ऑन ग्राउंड सरफेस, ऑन ग्राउंड सरफेस विच हैज नोन आर, जिसका आपको आरएल पता हो, विच हैज नोन आरएल, जिसका आपको आरएल पता हो, उसको आप बेंचमार्क बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आपको बेंचमार्क पता हो, फिर इसके रिस्पेक्ट में बाकी जितना भी आरएल आप निकालते हैं, ठीक है। तो आरएल क्या है आपका, एलिवेशन है, एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से किसी पॉइंट का जो एलिवेशन उसको आप आरएल बोलेंगे। और बेंचमार्क क्या हो जाएगा, जिसका आपको आरएल पता है, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं। और बेंचमार्क का रेफरेंस लेके आप सारे पॉइंट्स का आरएल फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं कर दूंगी।
ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में ना और भी हम लोग पास है कि आगे हम लोग देखेंगे कि आपका इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है, फिर आपका बैक साइड क्या होता है, फोर साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, ठीक है। चलो, हाँ, आज जो पैसेज बोल रहे हैं ना आरएल निकालने का फॉर्मूला, तो वो आगे जब मैं ये पढ़ाऊंगी ना, इसके बाद एक टर्म आएगा आप लोगों का जिसमें बैक साइड फोर साइड बताने के बाद बता दूंगी आरएल का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि जब आपको बैक साइड पता रहे इंटरमीडिएट साइड तक, तो आप उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक। चलो, नेक्स्ट इसमें आइए मेथड्स ऑफ लेवलिंग में। इसमें एक हमारे पास रहता है मेथड्स ऑफ लेवलिंग। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ लेवलिंग, मेथड्स ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग करने के आपके डिफरेंट तरीके हैं। तो जो पहला हमारे पास है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसमें ज्यादा बताऊंगी नहीं मैं, ठीक है। बैरोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। बैरोमेट्रिक लेवलिंग, इसके बाद आपके पास है बेसिक तीन तरीका है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। दूसरा होता है बट ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। एक होता है पर स्पिरिट लेवलिंग, स्पिरिट लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्री का एक और नाम है आपका इनडायरेक्ट लेवलिंग, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेवलिंग। स्पिरिट का एक और नाम है डायरेक्ट लेवलिंग, ठीक है। चलो, बैरोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है, सर बैरोमीट्रिक एक आपने इंस्ट्रूमेंट सुना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं, टू फाइंड आउट दी डिफरेंस। या फिर आपको अगर एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है आपको, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बैरोमीटर। तो अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ आप, ये आपका डेटम है, ये डेटम है, आपको इस पॉइंट का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने निकाल लिया, और ये आप जहां पे खड़े मान लो इस पॉइंट का आपने निकाल लिया, आपको ये दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन फाइंड आउट करना था। आपने यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिया और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिया बैरोमीटर की हेल्प से। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के भी इस दो पॉइंट के बीच का जो एलिवेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ हमारा लेवलिंग का, लेकिन ये उतना एक्यूरेट तरीका नहीं है। एक रफ कैलकुलेशन के लिए, एक रफ आइडिया के लिए आप बैरोमीटर का यूज करके आप दो पॉइंट के बीच का एलिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग, इसको आप इनडायरेक्ट लेवलिंग ही बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि आप क्या लगाते हैं, साइन टैन कॉस रूल लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपने एंगल फाइंड आउट कर लिया। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, आपने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, ये एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया। डिस्टेंस और एंगल की हेल्प से आप इनडायरेक्ट तरीके से ये दो इन ये मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये हाइट फाइंड आउट कर लेंगे या डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, इसी के लिए ना वो बार बार चेंज होता है रीडिंग, तो ये आपको एक्यूरेट नहीं मिलता ये बैरोमीटर से, ठीक है। देखो, इनडायरेक्ट लेवलिंग क्यों नाम दिया इसमें, इसको हमने, क्योंकि इसमें हमने ये एंगल फाइंड आउट किया और डिस्टेंस फाइंड आउट किया। विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड डिस्टेंस वी कैलकुलेट ये एलिवेशन, या फाइंड आउट कर रहे हो, तो इसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट लेवलिंग। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रूल आप यूज करोगे, इसमें साइन कॉस टैन लगा लोगे और यहाँ से आप ये एलिवेशन फाइंड आउट कर लोगे, इसलिए इसको इनडायरेक्ट लेवलिंग बोला जाता है, ठीक है। और जो बेसिक हम लोग को इसमें जो लेवलिंग वाले चैप्टर में पढ़ना है लेवल्स के बारे में, जिसमें आप डम्पटी लेवल देखेंगे, वाई लेवल, रिवर्सिबल लेवल, टिल्टिंग लेवल, तो वो पूरा आपका स्पिरिट लेवलिंग, ठीक है। इसमें एक बबल ट्यूब लगा रहेगा, उसको आप बीच में सेंटर पे ले आएंगे तो आप समझेंगे कि हाँ आपका बबल मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ गया है, सेंटर्ड हो गया है, सेंटरिंग उसकी हो गई है,
ठीक है, सॉरी उसकी लेवलिंग हो गई है, उसके बाद आप पूरा काम करते हैं। ठीक है, तो वो जो हम काम करेंगे वो पूरा आपके डाइट लेवलिंग के अंदर में आएगा। तो डाइट लेवलिंग के अंदर हम लोग का क्या है, आपका डंपी लेवल, रिवर्सिबल लेवल, वाई लेवल, टिल्टिंग लेवल, सब कुछ आपको स्पिरिट लेवलिंग के अंदर पढ़ना है। अब देखो डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल, ये बहुत सारे टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स हमारे पास हैं, लेकिन जो हम लोग को मेन पढ़ना वो डंपी लेवल ही है। बाकी वाई, रिवर्सिबल, टिल्टिंग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा मोड़ा ये है कि वाई लेवल और रिवर्सिबल लेवल जो है ना आपका, डंपी लेवल से जितना आपको डंपी लेवल को सेंटरिंग करने में और लेवलिंग करने में टाइम लगता है, उससे कम टाइम लगता है आपको वाई लेवल में और रिवर्सिबल में। बाकी टिल्टिंग में क्या होता है, वो हल्का हल्का से, कि डंपी लेवल आपका एकदम फिक्स रिजिड है, जो थ्योलाइट आपका घूमता है ना, उसको आप हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हो, वर्टिकल भी अपने वो टेलीस्कोप को रोटेट करा सकते हो, लेकिन आपके इसमें डंपी लेवल में ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं, वो सिर्फ एक रिजिड है, सिर्फ ऐसा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टिल्टिंग में हल्का सा हम उसको, अगर हमको कहीं पर टिल्ट में भी कुछ करना है तो टिल्ट कर सकते हो आप टिल्टिंग लेवल में। लेकिन ये पढ़ना हम लोग को बेसिक डंपी लेवल के बारे में, उसके थोड़े मोटे पार्ट्स देख लेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बाकी लेवलिंग में आपके पास दो ही इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तो आपके पास लेवल रहता है, ट्राइपॉड के ऊपर आप अपने लेवल को सेट करते हैं, और एक आपके पास रहता है स्टाफ। स्टाफ में आप रीडिंग पढ़ते हैं डंपी लेवल के थ्रू। क्लियर है? चलो, तो मेथड्स ऑफ लेवलिंग में आपके पास तीन टाइप के थे, बैरोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और स्पिरिट, ये तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बाकी लिखने में इसमें से कुछ है नहीं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे ना, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे।